Hello everyone. So in the last class, we have started the waterways engineering. We have discussed about harbors. हमने harbors के बारे में discuss कर लिया था, types of harbor के बारे में discuss कर लिया था, harbor के elements के बारे में discuss कर लिया था और sounding techniques के बारे में discuss कर लिया था. We'll continue after that. उसके आगे continue करेंगे. Start करने से पहले basic announcements है. An academy has rolled out a Republic Day special offer. क्या है रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर इन विच दे आर प्रोवाइडिंग 6 months of free extension which is applicable on 1 year or above plus subscription. It is valid only for Jan 25th to Jan 27th. Moreover, you can get additional 10% by using any of the educators code. Then from Jan 2 to Jan 30 on every Sunday, mock test has been scheduled for GATE 2022. अब लास्ट आपका मेरे ख्याल से 30th को ही है संडे, तो लास्ट मॉक टेस्ट है आपका. तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2022 के लिए कैन गिव दिस मॉक टेस्ट. नेक्स्ट आपका कॉम्बैट भी है. योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 30th of January एट 11 AM. इट इज ऑल्सो स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. दैट कैन बी यूज टू अवेल द सब्सक्रिप्शन. The new batches for civil engineering will be launched in Feb only, most probably from 2nd of Feb, 9th of Feb, and 16th of Feb. These are the latest. These are the dates on which the new batches will be launched for next cycle. So stay tuned for that. अगर पुराने batches की बात करूँ, for Gate 24 bilingual batch was being launched on 19th of Jan. The topic which was started is building material and RCC. Then for Gate 23 bilingual batch is being launched on 19th of Jan. The topic which was started was building material and RCC. Then for Gate 23 and 24, bilingual batch was being launched. The topic on 19th of Jan. The topic which started was engineering mathematics. So these were our basic announcements. Now we'll start our topic. So in today's class, first of the point of discussion, we are done with the harbor. We'll be talking about the port. तो related terms हैं ये. जैसे हमने harbor के बारे में बात करी थी, आज हम बात करेंगे port के बारे में. So we'll talk about the ports and we'll talk about the natural phenomena जो हमें waterways में मिलते हैं. So अभी port क्या है? This port is a gateway from sea to the land and vice versa. सी से लैंड और लैंड से वापस सी पे आने के लिए जो गेटवे होता है उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं पोर्ट. या आप ऐसे बोल सकते हो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैन और मटेरियल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज कर देते हैं. तो ऑब्वियसली सी में वाटरवेज, लैंड पे आप रेलवे यूज करोगे या हाईवे यूज करोगे. सो ये एक इंटरफेस होता है दो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में. जो पोर्ट है इट में बी आइदर नेचुरल, इट में बी आर्टिफिशियल. ऑब्वियसली बात है हम खुद भी बना सकते हैं आर्टिफिशियली, नेचुरली भी अवेलेबल होता है. जो पोर्ट होता है ये अलग अलग वाटर बॉडीज में हो सकता है. इट में बी रिवर पोर्ट, इट में बी कैनाल पोर्ट, इट में बी सी पोर्ट, इट में बी लेक पोर्ट. तो पोर्ट डिपेंड करता है वाटर बॉडी कैसी है. जो पोर्ट हम भी बनाएंगे या जो नेचुरल पोर्ट को भी सेलेक्ट करेंगे उसकी कनेक्टिविटी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से कंपैरेटिवली बेटर होनी चाहिए. जैसे रेल से कनेक्टेड होना चाहिए, हाईवे से कनेक्टेड होना चाहिए. इसमें फैसिलिटीज होनी चाहिए सारे मटेरियल की हैंडलिंग की, उनके सॉर्टिंग की और पासिंग की. सो ऑल दीज फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल, शुड बी अवेलेबल ऑन दी पोर्ट. नेक्स्ट, पोर्ट में फैसिलिटीज होनी चाहिए फॉर सर्विसिंग दी शिप. तो जो भी शिप यहाँ पे आते हैं उनके सर्विसिंग की फैसिलिटी भी पोर्ट में होनी चाहिए. अगर बात करें इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 200 पोर्ट है. अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, 5-10 ज़्यादा और कम हो सकता है क्योंकि डेवलपमेंट होती रहती है इनकी कंटिन्यूसली. जिसमें से 13 to 14 मेजर पोर्ट्स हैं, बाकी सारे माइनर पोर्ट्स हैं, रेस्ट आर माइनर पोर्ट्स. तो एक बेसिक जानकारी दे दी आपको पोर्ट्स के बारे में. तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम बात कर रहे थे किसकी? वी वर टॉकिंग अबाउट हार्बर. आज हमने बात करी किसकी? पोर्ट की. तो फर्क है दोनों. हार्बर क्या था? हार्बर वॉज पार्टली इनक्लोज और प्रोटेक्टेड वाटर एरिया. ये इनक्लोज और प्रोटेक्टेड वाटर एरिया था जो सेफ अकोमोडेशन के लिए हमने प्रोवाइड किया था वेसल्स की. पर पोर्ट क्या है? ये इंटरफेस है दो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बीच में. इट इज द इंटरफेस बिटवीन द टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो पहले तो उसको मेंशन कर सकते हैं. फर्स्ट आई कैन मेंशन व्हाट इज दिस पोर्ट. सो वी कैन से it is the gateway from sea to land from sea to land and vice versa. And vice versa. Next point of reference, you can say it may also be defined as, so we can say it may also be defined as, it may also be defined as
place where transport of men and material, where transport of men and material changes from changes from one mode to another, changes from one mode to another. So changes from one mode to another. Next, ports नेचुरल भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. So ports can be natural or artificial. So it can be natural or artificial. Next, ports may be on different water bodies. Ports may be on different water bodies. ये अलग अलग water bodies पे हो सकते हैं. So ports may be on different water bodies like river, sea, lake, canal, etc. तो ये तो आपको पोर्ट की बेसिक जानकारी दे दी. बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पोर्ट इज बीइंग गिवन टू यू. अगली बात क्या डिस्कस की थी हमने? इट शुड बी, पोर्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी इजीली कनेक्टेड. It should be easily connected with rail and highway. So that commodities can be transported easily or quickly. ताकि जो commodities हैं उसको quickly transport कर पाए. Next, port must possess adequate facilities. So port must possess adequate facilities for handling and sorting the commodities. Next, it must have facility for servicing the ships. So it must have facility for servicing the ship. It must have facilities for servicing the ship. तो ये तो आपको सारी बेसिक जानकारी दे दी पोर्ट्स के बारे में. In India, approximately 200 ports are there. एक और information है. So in India, there are approximately 200 ports. तो उन्होंने एवरेज 200 पोर्ट है इंडिया के अंदर. अप्रोक्सीमेटली 200 पोर्ट्स, तो 200 पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर. सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोर्ट विच इज बीन गिवन टू यू. बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको पोर्ट्स के बारे में. अच्छा, पोर्ट से ही एक और टर्म लिंक्ड है हमारा. वन मोर टर्म इज लिंक्ड विद द पोर्ट, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं फ्री ट्रेड जोन या फ्री पोर्ट जोन. So one more term is linked with the port, that is free trade zone, or may also be termed as free port zone. तो फ्री ट्रेड जोन बोल दो या फ्री पोर्ट जोन बोल दो, एक ही बात है. सो फ्री ट्रेड जोन और फ्री पोर्ट जोन. अभी क्या होता है, ये जो फ्री पोर्ट जोन होता है, इट इज एन एरिया एडजेसेंट टू द पोर्ट. पोर्ट के पास में ही एरिया होता है जो आइसोलेटेड होता है और जो पुलिस्ड होता है, मतलब यहाँ पे भी पूरी निगरानी रखी जाती है. ये क्यों प्रोवाइड किया हुआ है? ये इसलिए प्रोवाइड किया हुआ है कि आप यहाँ पर लोडिंग, अनलोडिंग, रिफ्यूलिंग, सॉर्टिंग ऑफ गुड्स कर सकते हो, पर आपके ऊपर कोई कस्टम लॉस अप्लीकेबल नहीं होंगे. देयर विल बी नो एप्लीकेशन ऑफ द कस्टम लॉस इन दिस एरिया. जनरली फ्री ट्रेड जोन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो कंट्री है उसमें जिस पार्ट का इंपोर्ट उसको एक्सपीडिएट करना है, बढ़ाना है, तो वो फ्री ट्रेड जोन के थ्रू कर सकती है.
तो वैसे तो जनरली क्या लगते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगती है। अगर कोई सभी चीज बाहर से इंडिया में आती है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगती है। पर अगर इंडिया किसी चीज को इंपोर्ट कराना चाहती है एक्सेस में, तो वो उसको फ्री ट्रेड जोन में परमिट कर देती है अनलोड होने के लिए। तो फ्री ट्रेड जोन में अनलोड हो गया, इसका मतलब कस्टम ड्यूटी नहीं लगी। तो ऑब्वियसली जो सप्लायर होता है उसको उसको सस्ता पड़ता है, उसके बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब उस चीज़ की जो इम्पोर्ट है वो बढ़ जाती है। तो इस पर्पस के हिसाब से फ्री ट्रेड जोन बनाए जाते हैं। दिस इज द पर्पस फॉर विच द फ्री ट्रेड जोन्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। फ्री ट्रेड जोन इंडिया में अगर देखोगे तो गुजरात के अंदर है। तो कांडला पोर्ट है, वहाँ पे हमारे पास फ्री ट्रेड जोन है। तो इसके बारे में भी हमारे को जानकारी होनी चाहिए इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं कि फ्री ट्रेड जोन क्या होता है। सो वी कैन से it is an area adjacent it is an area adjacent to a port, area adjacent to a port which is isolated, and policed, isolated and policed, and which is provided, and which is provided with facilities, and which is provided with the facilities, and which is provided with facilities for loading, facilities for loading, unloading, facilities for loading, unloading, refueling, and sorting of goods. Sorting of goods, sorting of goods, which do not require payment of duties. Payment of duties. तो ड्यूटीज की पेमेंट नहीं होती है इनके ऊपर। क्यों बनाए जाते हैं, पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ फ्री ट्रेड जोन, the purpose of free trade zone is to the purpose of free trade zone is to expedite expedite the import of goods desired in a particular country, desired in a particular area, हमारे केस में कंट्री है, desired in a particular area, तो हम लिख देते हैं कंट्री। so desired in a particular area। एग्जाम्पल दिया आपको, कांडला पोर्ट इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर हमारा कांडला पोर्ट है। तो पोर्ट क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज पोर्ट, वो डिस्कस कर लिया। फिर पोर्ट से ही लिंक्ड एक टर्म थी हमारी, फ्री ट्रेड जोन या फ्री पोर्ट जोन, दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो हार्बर के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी है, पोर्ट के बारे में हमारे पास जो पूरी जानकारी है। So now we'll be talking about, so in next part of the discussion, तो ये आपकी रियल पिक्चर्स हैं सारी चीज़ों की जो डिस्कस करनी है मुझे अभी आगे। विल बी टॉकिंग अबाउट नेचुरल फिनोमिनन्स। बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनन हैं जो पोर्ट्स और हार्बर की डिजाइनिंग पे अफेक्ट डालते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं, इसी में कंटिन्यू करके लिख रहा हूं मैं, फॉर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हार्बर, फॉर प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हार्बर एंड पोर्ट। तो हार्बर भी हो गया हमारा, पोर्ट भी हो गया, उसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं। कंप्लीट स्टडी ऑफ सर्टन नेचुरल phenomenon, complete study of certain natural phenomenon and their consequences,
So for planning and design of the harbor and port, complete study of certain natural phenomena and their consequences is required. Consequences is required. तो जब भी मुझे हार्बर और पोर्ट की डिजाइनिंग करनी है तो हमें नेचुरल फिनोमिनन की अक्रेंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जानना पड़ेगा। कौन से नेचुरल फिनोमिनन? जैसे टाइड्स होती हैं, जैसे विंड्स होती हैं, जैसे वेव्स होती हैं, करंट्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब डिजाइन करेंगे हार्बर और पोर्ट, इनका इम्पैक्ट पड़ता है इस डिजाइनिंग के ऊपर। क्या इम्पैक्ट पड़ता है अभी देखते हैं आगे, दैट विल सी। सो वी कैन से these natural phenomenon includes, so these natural phenomenon includes, अब कौन कौन से नेचुरल फिनोमिनन है जरा उसको मेंशन कर देते हैं। सो these natural phenomenon includes tides, then we'll be having winds, then we'll be having waves। तो ये नेचुरल फिनोमिनन है, तो इनकी स्टडी करना जरूरी पड़ जाता है किसी भी हार्बर और पोर्ट की डिजाइनिंग के लिए। एक एक करके सब उठाते हैं। We'll consider one by one all the natural phenomena. The first of the natural phenomenon is tides. तो इसकी पिक्चर है मेरे पास, इसलिए मैं रियल पिक्चर लाया हूँ सारे फिनोमिना की। So the first of the natural phenomenon is termed as tide. अब टाइड क्या होता है? The level of the ocean water undergoes a periodic rise and fall. So this periodic rise and fall of the ocean water level is technically termed as tide. इसको technically tide बोला जाता है। ये टाइड क्यों होता है? दिस टाइड इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून। सन और मून का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से ये टाइड्स डेवलप होती हैं। द सिग्निफिकेंस और द पुल ऑफ द मून इज कंपैरेटिवली मोर देन दैट ऑफ द पुल ऑफ द सन। तो जो टाइड्स की फॉर्मेशन में रोल है मून का, वो कंपैरेटिवली सन से क्या होता है? ज्यादा होता है। क्लियर है चीज? जब मून अराउंड द अर्थ इनसर्कल कर रहा होता है, ये जब मूव कर रहा होता है, तब वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करता है। किसके ऊपर? पानी के ऊपर, जिसकी वजह से उसका लेवल इंक्रीज होता है या फॉल कर जाता है, ड्यू टू विच इट राइजेस और फॉल्स। तो एक बेसिक जानकारी दी है आपको, दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। मैक्सिमम पानी का लेवल कब राइज कर जाएगा? जब सन और मून एक ही लाइन में आ जाए, तो उस समय मैक्सिमम पुल जनरेट होती है। मिनिमम पानी का लेवल कब राइज करेगा? जब सन और मून 90 डिग्री के एंगल पे आ जाए। पहले वाले को हम बोल देते हैं हाई टाइड, दूसरे वाले को हम बोल देते हैं लो टाइड। इसके लिए मेरे पास रियल पिक्चर भी है, दिखा देता हूँ। सो यू कैन सी सन और मून एक ही लाइन में आ गए, तो जो कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल है सन और मून की, इसकी वजह से जो टाइड प्रोड्यूस होती है वो मैक्सिमम मिलेगी आपको, इसको हाई टाइड बोल देते हैं। पर जब हमारा सन और मून 90 डिग्री पे अलाइंड हो जाए, उस समय आपको जो टाइड मिलेगी वो कंपैरेटिवली लो टाइड होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इस बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नाउ इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एट राइट एंगल्स। मोर ओवर हमें पता है कि मून का पुल ज्यादा होता है सन के पुल से, तो जहां मून का पुल होगा वहां पे आपको टाइड्स बड़ी मिलेगी, तो इट कम्स आउट टू बी हाई टाइड। और जहां पर सन है वहां पे आपको लो टाइड मिल जाएगा, यू विल गेट लो टाइड। क्लियर है चीज? अब इनका जो टेक्निकल नाम है वो भी मेंशन करा दूंगा, आई विल मेंशन देयर टेक्निकल नेम आल्सो। तो रियल पिक्चर तो है ही मेरे पास, साथ में टेक्निकल नाम भी मेंशन करा देंगे। तो अब टाइड्स क्या होती है? वी कैन से, हम बोल सकते हैं द लेवल ऑफ ocean water, the level of ocean water undergoes a periodic rise and fall. Periodic rise and fall. This natural phenomenon is termed as tide. इस नेचुरल फिनोमिनन को टाइड बोला जाता है। क्लियर है? क्यों होती है टाइड? So we can say this tide is caused by force of attraction. So this tide is caused by force of attraction executed by moon and sun. Moon and sun. मैं टर्म डाल सकता हूँ, the influence of the moon is more than sun. जो इन्फ्लुएंस है मून का वो सन से ज्यादा है। The influence of moon is more than sun. तो मून का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है सन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। So next we can say generally there are two rises
generally there are two rises of flood tides and two falls. दो बार पानी का लेवल राइज करता है, दो बार पानी का लेवल फॉल करता है. So generally there are two rises of the flood tide and two falls every lunar day. एवरी लूनर डे. तो एक लूनर डे में हमें टू राइज मिलेंगी फ्लड टाइड्स की और टू फॉल्स मिल जाएंगे हमें. अब मैंने एक नया टर्म यूज किया, लूनर डे. अब लूनर डे क्या होता है? लूनर डे वो टाइम होता है जो मून को सन के चारों तरफ घूमने लगता है, एंड दिस इज 24 आवर्स 15 मिनट्स. तो 50 मिनट ज्यादा है किससे? तो इट इज 15 मिनट्स लॉन्गर देन सोलर डे. तो सोलर डे के कंपैरिजन में ये 50 मिनट ज्यादा निकल के आता है. सोलर डे 24 घंटे का है. तो कितना टाइम लगता है मून को अर्थ के चारों तरफ घूमने में, इसको हम क्या बोल देते हैं? लूनर डे बोल देते हैं. इसको मैं नोट करके आगे मेंशन करा देता हूँ. सॉरी, प्रीवियस पे चला गया, पेज ऐड किया. सो लूनर डे आई कैन राइट इन नोट. तो लूनर डे मैंने बोला, तो एक लूनर डे में आपको दो राइज मिलेंगे, दो फॉल मिल जाएंगे. सो लूनर डे को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन से इट इज द टाइम टेकन बाय, it is the time taken by moon to make a complete revolution, moon to make a complete revolution, moon to make a complete revolution, complete revolution, revolution of the earth, of the earth. Next, it is 50 minutes longer than solar day, 50 minutes longer than solar day, 50 minutes longer than solar day. ये 50 मिनट बड़ा होता है किससे? सोलर डे से. सो इट इज 50 मिनट्स लॉन्गर देन सोलर डे. तो कहने का मतलब क्या है? पीरियोडिकली अगर पानी का लेवल राइज कर जाए, पीरियोडिकली अगर पानी का लेवल फॉल कर जाए, इस नेचुरल फिनोमिनन को हम बोल देते हैं टाइड. किसकी वजह से होता है? मून के पुल की वजह से होता है. इट इज बिकॉज ऑफ द पुल ऑफ द मून. क्लियर है? तो आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल. तो ज्यादा कोई भारी चीज नहीं है ये. नोट करो, फिर फटाफट आगे चलते हैं. चलो आगे बढ़े, कंटिन्यू करते हैं. सो विल कंटिन्यू. अब कुछ टर्म्स हैं जो टाइड से लिंक्ड होते हैं, जैसे स्प्रिंग टाइड. अभी क्या होती है स्प्रिंग टाइड? द हाईएस्ट टाइड विच अकर्स, द हाईएस्ट टाइड विच अकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ हाफ ऑफ द लूनर मंथ इज टर्म्ड एज स्प्रिंग टाइड. ये कब जनरेट होती है? जब मून और सन का पुल ऐड हो जाए. इसके लिए मेरे पास पिक्चर है. तो ये जो टाइड है, मतलब जब सन और मून का पुल मिल के टाइड को जनरेट कर रहा है, जिस समय ये मैक्सिमम है, इसको बोला जाता है स्प्रिंग टाइड. तो आपको लूनर मंथ में दो बार मिल जाएगी ये. तो हाई टाइड लूनर मंथ में दो बार मिल जाती है. क्लियर चीज? इसको हम जनरली फुल मून टाइड भी बोलते हैं. तो दिस आल्सो टर्म्ड एज फुल मून टाइड. तो जिस समय सिचुएशन आएगी आपको मून फुल दिखेगा, तो उसको फुल मून टाइड भी बोला जाता है. इसके जस्ट अपोजिट, स्प्रिंग टाइड के जस्ट अपोजिट हमारे पास होती है नीप टाइड. अब नीप टाइड क्या होती है? जब सन और मून 90 डिग्री पे अलाइंड हो जाए, उस समय जो टाइड होती है सबसे छोटी होती है. उस समय जो पानी का लेवल राइज होता है सबसे कम राइज होता है. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? लो टाइड बोल देते हैं या नीप टाइड बोल देते हैं. ये भी कब मिलेगी आपको? एक लूनर मंथ में दो बार मिल जाएगी. तो इन वन लूनर मंथ टू नीप टाइड्स एंड टू स्प्रिंग टाइड्स विल बी देयर. क्लियर है? अब जो लेवल का डिफरेंस होता है, लेवल का डिफरेंस होता है हाई और लो लेवल ऑफ वाटर के बीच में फॉर अ पर्टिकुलर टाइड, इसको हम टाइडल रेंज बोल देते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, स्प्रिंग टाइड की टाइडल रेंज नीप टाइड से ज्यादा होगी.
तो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइड में हाई लेवल और लो लेवल के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं टाइडल रेंज। तो स्प्रिंग टाइड जो मैक्सिमम बनी थी और हमारी जो नीप टाइड थी जो सबसे मिनिमम बनी थी, तो ऑब्वियसली बात है जो टाइडल रेंज है स्प्रिंग टाइड की वो बड़ी निकल के आती है, कितने अप्रोक्सीमेटली 2 गुना बड़ी निकल के आती है नीप टाइड से। तो ये भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, दैट शुड बी नोन टू अस। क्यों हमें टाइटल रेंज पता होनी चाहिए? जितनी ज्यादा टाइटल रेंज होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजाइनिंग करनी पड़ जाएगी हमें। तो टाइटल रेंज के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए? हार्बर और पोर्ट डिजाइन करने हैं, वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। तो अगर टाइटल रेंज ज्यादा होगी तो जो फोर्स लगेगा टाइट्स का वो भी कंपेरेटिवली ज्यादा निकल के आ जाएगा, दैट ऑल्सो विल कम आउट टू मोर। मोर ओवर आपको जानकारी तो दी थी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सन का वो कम होता है मून से, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.45 टाइम्स। तो भी मैं पीछे मेंशन भी कर दूंगा। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून इज मोर देन दैट ऑफ सन, तो हम मेंशन कर सकते हैं टाइडल फोर्स ड्यू टू सन इज 0.45 ड्यू टू मून। तो एफ एस मतलब फोर्स ड्यू टू सन, एफ एम मीन्स फोर्स ड्यू टू मून। तो यहीं पे मैंने मेंशन भी कर दी इस बात को। तो ये 2-3 पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। तो इसी में कंटिन्यू किया आगे स्प्रिंग टाइड्स। तो इसी में कंटिन्यू किया आगे, मेंशन किया स्प्रिंग टाइड। क्या है स्प्रिंग टाइड? वी कैन से the highest tide, the highest tide which occur, the highest tide which occurs at half interval of lunar month is termed as spring tide. इसको स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। ये कब अकर करते हैं? दे अकर when the generating force, they occur when the generating forces of, they occur when the generating forces of moon and sun are additive. Generating forces of moon and sun are additives. So they occur when the generating forces of moon and sun are additives. ऐसा कब होता है? It happens, इसकी पिक्चर बनी हुई है। It happens when sun and moon and earth fall in one line. पीछे डायग्राम दिखा दूंगा। Fall in one line, एक ही लाइन में तीनों फॉल कर जाए, तो ये हमारी स्प्रिंग टाइड कहलाती है। तो दिस इज द स्प्रिंग टाइड। तो सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में फॉल किए हुए, लिख भी देता हूँ इनके बारे में। तो ये सन है, मून तो लिखा हुआ है और ये अर्थ है, तो तीनों एक ही लाइन में फॉल कर गए। दिस टाइड इज टर्म्ड एज हाई टाइड या स्प्रिंग टाइड। इसी को स्प्रिंग टाइड भी बोला जाता है, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्प्रिंग टाइड। उसी तरीके से हमारे पास नीप टाइड भी है। तो पेज ऐड किया नीप टाइड्स के पहले, डायग्राम के पहले। तो नेक्स्ट इज नीप टाइड। अब नीप टाइड क्या होती है? व्हाट इज दिस नीप टाइड? नीप टाइड वो होती है when the line connecting the earth, with sun and moon, form a right angle, form a right angle, it leads to neap tide या लो टाइड बोल सकते हो आप। इट लीड्स टू द नीप टाइड। फिर अगली जानकारी क्या बताई थी? ये बताई थी द लेवल डिफरेंस, यहीं पे मेंशन कर रहा हूं मैं, अगले पेज पे नहीं जा रहा। द लेवल डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल टू लो लेवल,
high level to low level of water, high level to low level of water for a particular tide. Level difference between the high level to low level of water for a particular tide, for a particular tide is termed as tidal range. Is termed as tidal range. तो इसी को हम टाइडल रेंज बोलते हैं. फिर ये जानकारी भी दी थी आपको. द इंफॉर्मेशन वाज tidal range of spring tide. So tidal range of spring tide is generally 1.5 to 2 times 1.5 to 2 times the range of neap tide. तो ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन दे दी. अच्छा, टाइडल रेंज की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? डिजाइनिंग करने के लिए. सो वी कैन से tidal range is required. So tidal range is required for designing harbors and port. Harbors and port. ये हमारी नीप टाइड का पिक्चर बना हुआ है. This is the picture of the neap tide which is being shown to you. तो जो पहला नेचुरल फिनोमिनन था विंड, सॉरी, जो पहला नेचुरल फिनोमिनन था टाइड, उसके बारे में सारी जानकारी लिख दी है. अगला हमें विंड डिस्कस करना है. The next of the natural phenomenon is सो टाइड के बारे में नोट कीजिए. चलिए आगे. Shall we continue? So first of the natural phenomenon we have completed, which is termed as tide. पहला नेचुरल फिनोमिनन हमने कंप्लीट कर लिया, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं टाइड. सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट दी, अब हम बात करेंगे इसके बाद विंड्स की. चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप सबने नोट कर लिया होगा. एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट हैव नोटेड. द नेक्स्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन टू बी टॉक्ड अबाउट इज पेज ऐड किया विंड. तो बहुत ही कॉमन नेचुरल फिनोमिनन है. टाइड कैसे लिखा था मैंने, हैश लगा देते ना यहाँ पे. सो नेक्स्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन टू बी टॉक्ड अबाउट इज विंड. ये हमारा दूसरा नेचुरल फिनोमिनन है विंड. अब जो मैरीटाइम वर्क्स होते हैं, इसमें जो स्पीड होती है विंड की, ये डिसाइड करती है डिजाइनिंग. क्योंकि जितनी ज़्यादा विंड होगी उतनी ज़्यादा वेव्स कॉज होंगी, उतना ही इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर. मोर ओवर जो स्पीड होती है विंड की, वो नोट की जाती है नॉट्स के अंदर, और 1 नॉट होता है अप्रोक्सीमेटली 1.043 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? विंड की वजह से ओपन वेव्स बनती हैं. जो वेव्स बनती हैं उनकी वजह से इम्पैक्ट होता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर. तो डिजाइनिंग करने के लिए हमें विंड का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितनी विंड ब्लो करती है एक पर्टिकुलर जगह पे. सो वी कैन से क्या बोल सकते हैं, विंड कॉजेस, पहला पॉइंट बोल सकते हैं हम, विंड कॉजेस waves to be formed
waves to be formed in open sea. तो विंड की वजह से वेव्स बनती हैं. देन waves, we can say waves causes impact over the designing of marine structures. Over the designing of marine structures. मरीन स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग पे इनका फर्क पड़ता है, तो ये बात ही समझ में आती है. नेक्स्ट वी कैन से इन मैरीटाइम वर्क्स, तो जो भी मरीन स्ट्रक्चर का वर्क्स होता है, स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड इन नॉट्स. इसको हम मेजर करते हैं नॉट्स में. नेक्स्ट पॉइंट बताया आपको, जनरली 1 knot is equal to 1.043 kmph. 1 knot की वैल्यू होती है 1.043 किलोमीटर पर आवर के बराबर. ये जो विंड्स जनरेट होती हैं इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे टाइफून बोल देते हैं, साइक्लोन बोल देते हैं, टॉर्नेडो बोल देते हैं. ये इसके अलग अलग नाम होते हैं. तो हम बोल सकते हैं winds in maritime condition. So winds in maritime conditions are known by वेरियस नेम्स. तो अलग अलग नाम होते हैं इसके, अलग अलग नाम होते हैं. जैसे टाइफून नाम है इसका, जैसे साइक्लोन नाम है इसका, तो टाइफून बोल दो, साइक्लोन बोल दो. सो वी कैन से साइक्लोन, देन वी कैन से टॉर्नेडो एक्सेट्रा. तो ये बेसिक जानकारी दे देगा आपको विंड्स के बारे में. तो विंड्स वेव प्रोड्यूस करती हैं, तो वेव को हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिटेल में. विल टॉक अबाउट दी विंड्स एंड वेव्स कलेक्टिवली इन डिटेल. तो विंड की वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, वेव्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे. विल टॉक अबाउट दी वेव्स इन डिटेल. तो ये बेसिक जानकारी दी आपको विंड्स के बारे में. दिस इज बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द विंड्स. नोट कर लिया सबने वेव्स के बारे में. चलो आगे बढ़ते हैं. So next of the point of discussion we'll be talking about waves now. तो अगला हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वेव्स के बारे में. प्रीवियस एड पेज. तीसरा नेचुरल फिनोमिनन जो हमें डिस्कस करना है वो है वेव. तो पहला था टाइड, दूसरा था विंड, तीसरा है वेव. सो थर्ड ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन टू बी डिस्कस्ड इज टर्म्ड एज वेव. अब वेव क्यों जनरेट होती है पीछे बता दी. वेव इज जनरेटेड बाय द विंड. सो रीजन बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द वेव इज विंड ओनली. तो जब ओपन सी में विंड ब्लो करती है इसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती है. क्लियर है चीज. इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, जो एनर्जी होती है एयर की वो ट्रांसफर हो जाती है किसके ऊपर, पानी के ऊपर. ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉर्मल सरफेस पे भी हो सकता है या टेंजेंशियल टू द सरफेस भी हो सकता है. So this transfer of the energy from the air to the water which leads to the development of wind can be normal to the surface and can also be tangential to the surface. फिर हाइट ऑफ वेव की जानकारी मैंने आपको इरिगेशन में बता रखी है कि हाइट ऑफ वेव कितनी होती है. उसी तरीके से लेंथ ऑफ वेव भी निकाल सकते हैं. ये जो वेव होती है अलग अलग तरीके के फोर्सेस डेवलप करती है. कैसे अलग अलग तरह के फोर्सेस डेवलप करती है.
So if we talk about different type of forces या different types of effect, it causes the compression due to the direct horizontal force. ये compression create करती है हमारे structure में. ये wall के ऊपर shearing action create करती है. ये नीचे जो बेड होती है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है. जब वेव रिट्रीट होती है तो सक्शन प्रेशर भी डेवलप करती है. तो उसकी वजह से इम्पैक्ट फोर्सेस आते हैं, वाइब्रेशन आती है, इंटरनल प्रेशर डेवलप हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है. तो ये सारे इम्पैक्ट निकल के आते हैं. दीज आर द इम्पैक्ट्स व्हिच आर बीइंग डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द वेव. तो हमें ध्यान रखना पड़ता है वेव का. वी हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द वेव्स. तो वेव के बारे में ये सारी बातें पता होनी चाहिए हमें. सो वी कैन से so waves are generated, so these are generated by wind and their wind their these are generated by wind and their development and their development upon the surface area. Development upon the surface area. Development upon the surface area of open sea exposed to wind action. Open sea exposed to wind action. So open sea exposed to wind action. Open sea exposed to wind action. So these are generated by wind and their development upon the surface of open sea exposed to the wind action. Clear है? Next point of reference हम बोल सकते हैं waves are generated waves are generated waves are generated by transfer of energy from air transfer of energy from air moving over the water air moving over the water air moving over the water surface moving over the water surface. Next, the transfer of energy next हम बोल सकते हैं the transfer of energy can be either by normal pressure or by tangential stress between air and water. तो या तो टेंजेंशियल स्ट्रेस आ जाए एयर और वाटर के बीच में या नॉर्मली ये एनर्जी ट्रांसफर हो जाए. नेक्स्ट जानकारी रखनी है हमें हाइट ऑफ वेव की. सो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आता है हाइट ऑफ वेव इज इक्वल टू 0.34 स्क्वायर रूट ऑफ एफ. अभी एफ क्या है? एफ को हम बोलते हैं फेच इन किलोमीटर. फेच क्या है? दैट इज सरफेस गिविंग राइज टू वेव. सरफेस गिविंग राइज टू वेव. वो सरफेस जो वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम फेच बोलते हैं. सो सरफेस गिविंग राइज टू वेव. सो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज फेच. इसको फेच बोल देते हैं. जैसे आपने हाइट का ये एम्पेरिकल रिलेशनशिप लिखा हुआ है वैसे लेंथ का भी एम्पेरिकल रिलेशनशिप है. सो नेक्स्ट वी कैन से लेंथ ऑफ द वेव. लेंथ ऑफ द वेव इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी बाय 2 पाई या आप बोल सकते हो 1.5 टी स्क्वायर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द वेव. लेंथ ऑफ द वेव निकल के आएगी मीटर के अंदर. टी है हमारा यहाँ पे वेव पीरियड. जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो टी इज द वेव पीरियड इन सेकेंड्स. तो टी हमारी वेव पीरियड है सेकेंड्स के अंदर. तो ये जानकारी दे दी आपको किसके बारे में? वेव के बारे में. तो वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, हाइट कितनी होती है वेव की और लेंथ कितनी होती है वेव की, व्हाट आर द हाइट एंड लेंथ ऑफ द वेव अवेलेबल. अब हम ये बोल सकते हैं कि वेव एक्शन का इम्पैक्ट क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर. सो वी कैन से wave generates following impact over the marine structures.
फॉलोइंग इम्पैक्ट ओवर द मरीन स्ट्रक्चर्स। अब क्या इम्पैक्ट जनरेट करता है ये मरीन स्ट्रक्चर के ऊपर, तो कौन कौन से फोर्सेस डेवलप करता है मरीन स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो भी देख सकते हैं। पहला, ये डेवलप करता है कंप्रेशन ड्यू टू डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, so it leads to the development of compression due to direct horizontal force, due to direct horizontal force। समझ में आती है बात? जैसे वेव इम्पैक्ट करेगी कंप्रेशन आ जाएगा स्ट्रक्चर के अंदर, जब वेव चलेगी हमारे वॉल के रिस्पेक्ट में शेयरिंग एक्शन आएगा। सो वी कैन से शेयरिंग एक्शन एट द फेस ऑफ वॉल, तो शेयरिंग एक्शन आ जाएगी फेस ऑफ वॉल पे। नेक्स्ट, सी बेड एंड फाउंडेशन, seabed and foundation disturbance, seabed and foundation disturbance due to downward force, due to downward force, due to downward force on the collapse। जब वेव कोलैप्स होती है डाउनवर्ड फोर्स डेवलप करेगी सी बेड और फाउंडेशन के ऊपर। फाइनली जब सी वेव पीछे जाएगी सक्शन प्रेशर डेवलप करेगी, so we can say suction effect due to the suction effect due to the return water आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो ये सारे अफेक्ट निकल के आते हैं हमारे सी वेव के मरीन स्ट्रक्चर के ऊपर। जब टकराएगी सी वेव कंप्रेशन डेवलप हो जाएगा, जब रिस्पेक्ट में चलेगी वॉल के तो शेयरिंग एक्शन आ जाएगी, जब वेव कोलैप्स होगी तो सी बेड और फाउंडेशन के ऊपर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, और जब सी वेव वापस पीछे जा रही होगी तो सक्शन इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द सी वेव ओवर अवर मरीन स्ट्रक्चर। अब बचा कैसे जाए इनसे, उसके और भी तरीके हमारे पास। So now I'll be talking about how to protect about them, कैसे प्रोटेक्ट करें इससे। खत्म आपके सारे एक्शंस, all the actions will be completed। चलो कंटिन्यू करते हैं। सो वी कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे पास शोर प्रोटेक्शन वर्क। अब शोर की प्रोटेक्शन वर्क कैसे की जाए, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज shore protection work, how we can protect the shore। So we can say it can be done by any of the following methods, by any of following methods। सो बहुत सारी तरीके हैं हमारे शोर को प्रोटेक्ट करने के। देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल टू प्रोटेक्ट दी शोर। अब वो क्या क्या है, उनके डायग्राम्स भी अवेलेबल है, उसको देख के ही समझेंगे इसको। तो पहला तरीका क्या है, द फर्स्ट ऑफ द मेथड इज ऑफ शोर ब्रेक वाटर। पहली क्लास में कोई पूछ रहा था ब्रेक वाटर क्या होता है, देख लो क्या होता है ऑफ शोर ब्रेक वाटर। अब तो रियल पिक्चर भी आपके सामने। तो ये शोर प्रोटेक्शन वर्क है। अब ये होता क्या है, दीज आर रबर मोल्ड टाइप स्ट्रक्चर। ये रबर मोल्ड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम पोर्ट्स और हार्बर्स में प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव होते हैं इंटरसेप्टिंग दी लिटोरल मूवमेंट, और ये वेव एक्शन से बचाते हैं हमारी नेविगेशन को। दे प्रोटेक्ट दी नेविगेशन फॉर वेव एक्शन। सो वी कैन से these are usually rubber bound type structure, and they afford the protection to harbor entrance, प्रोटेक्शन देते हैं हार्बर एंट्रेंस को। नेक्स्ट, दे प्रोटेक्ट दी, इनका और क्या काम है,
they protect the area from wave action. ये हमारे एरिया को बचाते हैं किससे? वेव एक्शन से. सो दे प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम वेव एक्शन. तो रियल पिक्चर आपके सामने बनी हुई है इसकी. द रियल पिक्चर इज बीइंग शोन टू यू. सो दे प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम द वेव एक्शन. क्लियर है? चलो, ये तो आ गया ऑफशोर ब्रेक वाटर. देन दूसरा तरीका है हमारे पास, सेकंड ऑफ द मेथड अवेलेबल इज सी वॉल्स. दूसरा तरीका है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं सी वॉल्स. तो दिख रही है सी वॉल आपको? क्या होता है सी वॉल? तो एक और भी पिक्चर होगी. ये दो सी वॉल्स हैं, दो पिक्चर लाया हूँ मैं सी वॉल की. अब सी वॉल क्या होता है? दीज आर दी स्ट्रक्चर्स विच आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू द शोर लाइन टू डेवलप अ डिमार्केशन लाइन बिटवीन द लैंड एंड द सी वाटर. क्लियर है? ये प्रोटेक्टिव पेमेंट होती है जो सपोर्टेड होती है अर्थवर्क से. तो इसको हम सी वॉल बोल देते. तो ये बनी हुई है सी वॉल. सो इट कैन बी सीन, दिस इज टर्म्ड एज सी वॉल. इसको सी वॉल बोला जाता है. तो हम बोल सकते हैं सी वॉल क्या है. सो वी कैन से सी वॉल, these are the structures, these are the structures constructed, so these are the structures which are constructed parallel to shoreline, parallel to shoreline to develop a demarcating line between land area and water area. So between land area and water area. तो दिस इज फ्रॉम द सी वॉल. तो ये डीमार्केटिंग लाइन होती है हमारे लैंड एरिया और वाटर एरिया के बीच में. ये दोनों हमारी सी वॉल्स है. ये पिक्चर थोड़ी अच्छा, एक पिक्चर अपलोड ही नहीं हुई. वन पिक्चर इज नॉट अपलोडेड. चलो, पिक्चर अपलोड नहीं हुई तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, ये बताना तो पड़ेगा मेरे को. ये बता देता हूँ मैं आपको. ये तीसरा है. थर्ड ऑफ द ऑप्शन अवेलेबल इज गायरॉन्स. तो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल ऑफ सी प्रोटेक्शन इज टर्म्ड एज गायरॉन. तो अगला तरीका सी को प्रोटेक्ट करने का, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं गायरॉन्स. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज गायरॉन. अब क्या है गायरॉन? ये मैंने आपको इरिगेशन में बताया था. दीज आर गायरॉन्स. इन्हें गायरॉन्स बोला जाता है. तो ये सारे गायरॉन्स बने हुए हैं. तो ये वो स्ट्रक्चर होते हैं जो बिल्ड किए जाते हैं हार्बर और पोर्ट पे उनकी इरोजन से बचाने के लिए. द पर्पस इज टू अवॉइड द इरोजन ऑफ दीज एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और बीचेस. जनरली ये परपेंडिकुलर होते हैं, पर इनको टिल्ट भी कर सकते हो आप किसी एंगल पे. दे कैन बी इंक्लाइंड एट अ पर्टिकुलर एंगल ऑल्सो. अगर आपने इनको इंक्लाइन किया अवे फ्रॉम द फ्लो ऑफ द वाटर, इसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिंग गायरॉन. टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं रिपेलिंग गायरॉन. जो पिक्चर आपको दिख रही है ये परपेंडिकुलर गायरॉन की है. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज परपेंडिकुलर गायरॉन. तो ये भी एक तरीका हो जाता है हमारे पास. तो हम बोल सकते हैं दीज आर द स्ट्रक्चर्स. So these are the structures which are built. These are the structures which are built to protect beach, harbors from erosion. तो इनका काम होता है erosion को avoid करना. Next, they are usually perpendicular और slightly tilted. या तो परपेंडिकुलर होते हैं या स्लाइटली टिल्टेड भी होते हैं, और स्लाइटली टिल्टेड. तो मैंने जो आपको डायग्राम दिखा रखा है इसमें ये परपेंडिकुलर है. दे आर परपेंडिकुलर. तो दीज आर आवर ऑफशोर प्रोटेक्शन वर्क. तो ये हमारे सारे प्रोटेक्शन वर्क निकल गए.
So these are the protection works being talked about. अब क्योंकि लास्ट में एक पिक्चर है मेरे पास, मेरे को एक और पॉइंट बताना था आपको, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, खत्म है टॉपिक हमारा। इसको हम बोलते हैं लिटोरल ड्रिफ्ट। अब क्या होती है लिटोरल ड्रिफ्ट? इट कैन बी सीन द डायग्राम ऑल्सो। जो वेव होती है, इट्स टेंड टू कैरी द ड्रिफ्टिंग सैंड इन द जिगजैग लाइन। जो वेव्स होती हैं ये सैंड को जिगजैग लाइन में कैरी करती है, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं और चैनल की डेप्थ बढ़ जाती है। इसको टेक्निकली बोला जाता है लिटोरल ड्रिफ्ट। तो वेव्स की वजह से अगर सैंड कैरी हो जाए जिगजैग मोशन में, जिसकी वजह से डिप्रेशन क्रिएट हो जाए, चैनल की डेप्थ बढ़ जाए, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं लिटोरल ड्रिफ्ट। तो इसमें नेविगेशन में दिक्कत होती है, तो इट क्रिएट्स दी प्रॉब्लम इन द नेविगेशन। तो हम बोल सकते हैं वेव्स टेंड्स टू, वी कैन से टेंड्स टू wave tends to carry the drifting sand, carries the drifting sand in zigzag line termed as littoral drift। इसको लिटोरल ड्रिफ्ट बोला जाता है। सो टर्म्ड एज लिटोरल ड्रिफ्ट। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इट increases increases the depth of channel, so it increases the depth of channel and poses problem in harbor operation, poses problem in harbor operation। So this completes your natural phenomenon। ये सारे आपके नेचुरल फिनोमिनन कंप्लीट हो गए। सो अब दो क्लासें और बची हैं आपकी, ओनली 2 क्लासेस आर लेफ्ट। एक में हम बात करेंगे ब्रेक वाटर की, दूसरे में हम बात करेंगे डॉक्स की। तो पोर्ट बता दिया, हार्बर बता दिया, तो 2 दिन में आपका पूरा वाटरवेज खत्म हो जाएगा। बट द पॉइंट टू बी रिमेंबर विद, कल से आपकी क्लास 5 बजे है। फ्रॉम टुमारो लास्ट 2 क्लासेस विल बी एट 5 PM। अभी 9:30 बजे हो रही है, टाइम मैंने शिफ्ट कर दिया 2 दिन के लिए। योर यूट्यूब क्लास विल बी फ्रॉम 5 PM to 6 PM। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।